नमस्कार, शिलोंग दूरदर्शन केंद्र के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है जन कवि बाबा नागार्जुन। छायावाद के बाद बाबा नागार्जुन सबसे चर्चित कवि माने जाते हैं। उनका पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित कविताएं प्रगतिवाद का मूल स्वर बने। अपनी रचनात्मक प्रेरणा के कारण उन्हें आम जनता का कवि कहा जाता है। उनकी कई मुख्य कृतियां रही हैं। अगर उनकी कुछ कृतियों की बात की जाए तो युगधारा, इस गुब्बारे की छाया में, पतझर नैन आदि उनकी मुख्य कविताएं मानी जाती हैं। उनकी इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ये वर्ष उनका जन्मशती वर्ष है। ये जन्मशती वर्ष उनकी याद में मनाया जा रहा है। आज हमारे सामने हिंदी के दो विद्वान बैठे हुए हैं, प्रोफेसर अवधेश कुमार मिश्र जी और डॉक्टर माधवेंद्र प्रसाद जी पांडे। सबसे पहले मैं अपना सवाल अवधेश जी से पूछना चाहूँगी कि उन्हें अलग प्रकार का कवि कहा जाता है। इसका आपके बारे में क्या विचार है? देखिए, उनको बाद में ये दर्जा दिया गया कि जन कवि के रूप में सम्मानित किया गया, और वो इसलिए हुआ क्योंकि जो उनके समकालीन कवि थे उनके साथ अगर आप तुलना करें तो हम पाते हैं कि जो सरोकार थे नागार्जुन के या यात्री जी के, वो अन्य कवियों से बिल्कुल अलग थे। अन्य कवि और ख़ास करके बिहार के कवि रामधारी सिंह दिनकर जो उनके काफ़ी नज़दीक थे, थोड़े से उनसे जूनियर थे, तो उनका ये था कि वो अभिजात्य वर्ग के लिए लिखते थे या ऐसे लोगों के लिए लिखते थे जिनका सरोकार सर्वभारतीय समस्याओं से था। लेकिन नागार्जुन की रचनाओं में हम पाते हैं कि हमेशा वो उन लोगों से जुड़े रहे, उनकी समस्याओं से, जो आम आदमी थे, चाहे वो मल्लाह हो या एक भिखारी हो या किसान हो, युवा हो, और ख़ास करके स्त्रियां जो शोषित थीं, जो नारी समाज उस वक्त का शोषित था, उन सब पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। और इसीलिए ये दिनकर ने खुद को राष्ट्रकवि कहलाना पसंद किया, और जबकि नागार्जुन खुद को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते थे। और हम पाते हैं कि नागार्जुन की रचनाओं के कारण ही उनको उच्च वर्ग से लेकर के निम्न वर्ग तक मजदूर, किसान सभी पसंद करते थे। इसलिए वो जन कवि कहलाए, और राष्ट्रकवि की तुलना में अगर हम देखें तो। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, नागार्जुन को जन कवि कहा जाता है, इसका आशय क्या है और उन्हें जन कवि क्यों कहा जाता है? ठीक है, जैसा कि अभी प्रोफेसर मिश्र ने बताया, नागार्जुन के साथ जन कवि शब्द जैसे रूढ़ हो गया है जी। और जन कवि का आशय होता है कि वह रचनाकार जो जनता के लिए जी रचना करता हो, जनता की संवेदनाओं को, जनता के सुख दुख, छोटी छोटी इच्छाओं, उनकी भावनाओं और उनके जीवन के उस सहज रूप का चित्रण करने वाला कवि जो होता है, उसे जन कवि कहते हैं। देखिए, ऐसे आप देखेंगे तो तमाम हिंदी साहित्य के तमाम लोग इस तरह की कविताएं करते हैं जो मैंने बात बताई, लेकिन जन कवि का आशय वह है जो जनता के बीच रहकर उनके जीवन में शामिल होकर जनता की बात करे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में इतने साहित्यकार हुए, लेकिन अगर आप विचार कीजिए तो हिंदी साहित्य में जन कवि की जो पदवी है या जो उपाधि है या जो ये कहा जाता है, बहुत कम लोगों के लिए कहा जाता है। आधुनिक कविता में तो शायद मुझे लगता है कि एकमात्र नागार्जुन है जिन्हें पूरी तरह से जन कवि के रूप में कहते हैं। मैं मानता हूँ कि नागार्जुन से पूर्व अगर कोई जन कवि कहलाने के लायक है या कहा जाता है तो कबीर थे। और आप पूरा देखिए, अब आप निराला की चर्चा करेंगे, निराला ने बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं की, लेकिन निराला को जन कवि के रूप में वह मान्यता प्राप्त नहीं है या जन कवि उन्हें नहीं कहा जाता। तो जो जनता के जीवन में शामिल होकर जनता की संवेदनाओं को, छोटी छोटी संवेदनाओं को, बारीक संवेदनाओं को, और दोनों का, रचनाकार और आम जनता का धरातल, अनुभूति का जो धरातल है, जब एक होता है तब जन कवि पैदा होता है, जन कविता लिखी जाती है। तो मुझे लगता है कि नागार्जुन की जो कविता है उस समभाव पर, अनुभूति के समभाव पर लिखी हुई कविता है। और ये सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है
कि उनको जन कवि कहा जाता है। बड़ी मशहूर उनकी एक कविता है, प्रतिबद्ध हूँ मैं, प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ, अनुपल बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त, बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त संकुचित स्व की आपाधापी के निषेधार्थ अविवेकी भीड़ की भेड़िया धसान के खिलाफ अंध बधिर व्यक्तियों को सही राह बताने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो ये उनकी प्रतिबद्धता थी जनता के प्रति, जो उनकी तमाम रचनाओं में बार बार आती है। डॉक्टर साहब, मैं जोड़ना चाहूँगा कि प्रतिबद्धता की बात सही है, वो प्रतिबद्ध थे। तो बाकी जैसे आपने निराला से उनकी तुलना की, तो कुछ कवि ऐसे हुए जो सरोकार तो रखते थे जनता से, उनके बारे में लिखते थे, पर नागार्जुन ने खुद को पहले उसमें डुबोया, खुद उन्होंने भोगा और वो जैसे जनता की आवाज़ बन गए। उन्होंने सिर्फ उसका वर्णन करके छोड़ नहीं दिया, इसीलिए हम समझ सकते हैं कि वो जन कवि कहलाने के सबसे बड़ा लायक थे। कारण यही था जी, सबसे बड़ा कारण यही। उन्होंने जिया उनकी ज़िंदगी को, आम जन की ज़िंदगी को जिया और फिर लिखा। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, नागार्जुन साहित्य के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, जबकि उनकी कविताओं में बहुत बिखराव देखा गया है। एक तरफ छायावाद की कविताएं हैं जहाँ पे छंद है, लय है, सौंदर्य है, पर वहीं दूसरी तरफ नागार्जुन जी की कविताएं हैं उसमें बिखराव है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे मुझे लगता है कि जो उनका जीवन रहा, खुद का व्यक्तिगत जीवन, वो कहीं न कहीं आड़े आता रहा, या शायद उनकी कविताओं को समृद्ध करता रहा, मैं कहूँगा। तो उनका आप अनुभव देखिए कि उन्होंने 18-19 साल की उम्र में शादी की, उनको मजबूर किया गया एक छोटी सी लड़की से शादी करने के लिए। पिता उनके बहुत ही मुझे ये शब्द शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन चारित्रिक कमजोरियाँ बहुत ज़्यादा थीं, और नागार्जुन की माँ के साथ उनके पिता का व्यवहार बहुत ही ख़राब था। तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत की, फिर वो घर छोड़कर चले गए, बनारस गए, फिर वहाँ से श्रीलंका गए और भारत के अन्य जगहों पर भी घूमे। और जब वो श्रीलंका गए तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म से उन्होंने प्रेरणा ली, कई चीज़ें उन्होंने ग्रहण की, और साथ साथ उन पे लेनिन और मार्क्स का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा था। तो मुझे लगता है कि ये जो उनका अनुभव था, घुमक्कड़ होने के कारण और विविध जो दर्शन थे उनको पढ़ने के बाद और देश विदेश के लोगों का जीवन देखने के बाद, तो उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि हम इस वाद में चलें या उस वाद में चलें, बल्कि उनका लक्ष्य था कि जो आम जन भोग रहा है, जो उसकी समस्याएं हैं, उनकी तरफ से वो आवाज़ उठाएं, उसको व्यक्त करें अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। तो इसीलिए वो कवि से ज़्यादा, वो मुझे लगता है कि आप याद करें कि उनको जब वो जुड़े थे सहजानंद सरस्वती के आंदोलन से, और सोनपुर में एक सम्मेलन हुआ था 1936-37 में, जिसको कहा गया था समर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, यानी ग्रीष्मकालीन राजनीति का विद्यालय। तो वो खुद को राजनीतिज्ञ मानते थे बाबा नागार्जुन, तो वो अलग नहीं थे, तो उनको किसी वाद में नहीं जाना था। इसलिए हम इसको बिखराव की तरह ना देखें, क्योंकि हमारा देश इतना बिखरा हुआ है, संस्कृतियाँ इतनी हैं, समस्याएं इतनी हैं। तो जब आप तेलंगाना से लेकर के मिजोरम तक की उन्होंने चर्चा की, उस ज़माने में जब ना हमारे पास टेलीविज़न था, ना इंटरनेट, कुछ भी नहीं, तो कहाँ तेलंगाना, कहाँ मिजोरम, कहाँ श्रीलंका, कहाँ जापान, रूस, अमेरिका, तो उस सब से वो सरोकार रखते थे। इसलिए मैं इसको विखराव नहीं मानता, बल्कि ये कहूँगा कि उनका सामाजिक सरोकार ऐसा था, और ये तो एक विस्तृत उनका कैनवस था जिसपे उन्हीं की क्षमता थी कि वो कर पाए इसको, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। हाँ, और अगर ये बिखराव लगता भी है तो इसकी भी व्याख्या हो सकती है। जब मनुष्य के जीवन में बिखराव है, मनुष्य की सोच में बिखराव है, आम आदमी का जीवन सजा सवरा तो होता नहीं ना। वो तो खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े लत्ते के लिए, टूटी हुई कढ़ाई और टूटी हुए बर्तन में खाना खाने के लिए, तो और जो उसी परिवेश या उसी मानसिकता पर जाकर लिखने वाला कवि है, तो वह आवेजात्य भाव की कविता कैसे लिख सकता है? हाँ। या कैसे वह बनावटी कविता लिख सकता है? वो जब लिखेगा तो उसकी भाषा बिखरी होगी, उसकी लय, छंद, ताल, तुक सब बिखरे होंगे, परंतु ये बिखराव केवल बाहरी है। आंतरिक जो लय है, जो संवेदना और अनुभूति की लय है, उसमें बड़ी समता है, बड़ी लयान्विति है और बड़ी मधुरता है। इसे आपने अवजातीय शब्द का प्रयोग किया, तो ये नागार्जुन ही थे जिन्होंने पहली बार, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो,
उसको अवजात्य की श्रेणी से निकाल कर बाहर रखा, बिल्कुल, लाए जी, वो। हाँ। लोग उनके पहले भी लिखते थे, उनके बाद भी लिखते रहे, लेकिन वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो हमें जो जनता के करीब लाते हैं और उनकी समस्याओं के करीब अवजातीय श्रेणी से उनके बाहर सही निकालना। रूप को प्रस्तुत जी, करते हैं, हाँ। आप कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, नागार्जुन को विद्रोह का कवि कहा जाता है, उनकी कविताओं में भी हम ये देख सकते हैं। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नागार्जुन दो चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, अपने विद्रोही तेवर के लिए और अपनी रचना में निहित व्यंग्य के लिए। विद्रोही तो उनकी रचना का मूल चरित्र है, आप कह सकते हैं कि वो प्रतिपक्ष के कवि हैं, वह युद्ध करने वाले कवि हैं, लड़ने वाले कवि हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य के माध्यम से भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, यह पहली बार नागार्जुन ने सिद्ध किया। उनकी पूरी रचना प्रतिपक्ष में खड़ी हुई रचना है। वह जो समाज का एक जो अभिजात्य वर्ग है, जो शोषण करता है और तमाम जनता उसकी पीड़ा से उनके कारण शोषित है, तो उस जनता के पक्ष में खड़े होकर वो ललकार की मुद्रा में ललकारते हैं। वो जैसे चुनौती देते हैं, शासन को चुनौती देते हैं, अमीरों को चुनौती देते हैं, पूंजीपतियों को चुनौती देते हैं, और न जाने कहाँ से असीम ताकत का दर्शन वो करते हैं उस गरीब जनता में। और वो कहते हैं, अब उस ज़माने में उन्होंने कहा, सुना है, क्या वो कविता है, लाल भवानी प्रकट हुई है, सुना है तेलंगाने में। उस समय लाल भवानी की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, समाज को बदल देने की बात करते हैं, और समाज की बधी बधाई स्थापित मान्यताओं के प्रति उन्होंने विद्रोह किया, राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया, समाज की ऊंच नीच के खिलाफ विद्रोह किया। इसीलिए उनका जीवन बड़ा परिवर्तनशील रहा है। वे एक ढर्रे पर कभी नहीं चले। वे बौद्ध धर्म वो अपनाते हैं, वे श्रीलंका जानते हैं, वे यात्री नाम से लिखते हैं, वे नागार्जुन बनते हैं, तमाम और हमेशा जीवन में उन्होंने परिवर्तन को एक आधार बनाया। ये उनके जीवन में भी है, उनकी कविता में भी है, उनके साहित्य में है, और विद्रोह तो हर जगह है। मुझे लगता है शायद ही 2-4 कविता हो जो शुद्ध प्रकृति या सौंदर्य की कविता हो। सौंदर्य की बात करते हैं तो वहाँ भी वह स्थापित मान्यताओं के प्रति विरोध प्रकट करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये बात सही है कि विविधता तो थी, विषय सारे थे, और एक चीज़ जो रह गई इसमें कि एक जो आप तत्कालीन समाज को देखिए, जो 1940, 50, 30 का दशक था, उस समय सबसे बड़ी समस्या थी नारी जाति का शोषण जी, और उनका दैहिक, आर्थिक, हर तरह से शोषण। तो नागार्जुन, ज्ञानेंद्र कुमार ने, हालांकि उनको माना जाता है कि वो नारीवादी रचनाएं करते थे पुरुष होकर भी, लेकिन ये नागार्जुन थे जिन्होंने पहली बार खुलकर विद्रोह किया उस व्यवस्था के प्रति, क्योंकि उन्होंने भोगा हुआ था वो जीवन। और मैं इस पे आपको कुछ 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी कविता में कहते हैं वो कि जा रे राक्षस, जा रे पुरुष जात, तेरी ही मारी मर रही हैं हम, कराह रही हैं, कुहर रही हैं हम, खरीदते हो हमें दे करके टका, रुलाते हो होकर बाप और काका, गुजरता है पानी की तरह दिन मेरा, जीवन हो गया है कैसा कठिन मेरा। तो आप देखिए कि पुरुष जात, ये जो उन्होंने नारीवाद का जो बीज, मैं कहूँगा कि भारत में अपने लेखन के द्वारा उन्होंने रखा, और इसका परिणाम ये हुआ, मैं तो चूंकि मिथिला से हूँ और मेरा ननिहाल वही उसी गांव में है जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ के निवासी थे। तो हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया उनकी रचनाओं के कारण। अगर उन्होंने खुद घूम के नहीं इन बातों को फैलाया होता पैम्फलेट के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा, तो आज वो समाज जो है इतना उत्थान उसने नहीं किया होता। जी। डॉक्टर साहब, निम्न वर्गीय और मध्य वर्गीय समाज की पीड़ा उनकी कविताओं में हमें दिखाई देती है, इससे आप क्या समझते हैं? नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा ना कि वो ऐसे कवि थे जिन्होंने कविता सिर्फ स्वांतः सुखाय के लिए नहीं लिखा। उनका जैसे एक मिशन था कि जो साहित्य के माध्यम से समाज की विद्रूपताओं को, लोगों के जीवन संघर्ष को, उसको आगे लाना। तो इसलिए मैं ये देखता हूँ कि जो भी वो रचते थे, सब में उनका जो निजी जीवन का यथार्थ था, जो उन्होंने भोगा हुआ था, वो सबको बाहर ला करके वो सामने महसूस किया हुआ थे। था उनका।
और ये चाहे सिर्फ हम उनको आज हम बात कर रहे हैं कवि के रूप में नागार्जुन की, लेकिन अगर आप उपन्यासों को देखें तो वहाँ भी वो उतने ही सशक्त थे जितने कि अपनी कविताओं में थे। उन लोगों के दुखों को प्रस्तुत किया, बलचल माँ भी बिल्कुल। देखा एक जाए तो। सामाजिक आंदोलन खड़ा किया उन्होंने, सामाजिक डॉक्टर साहब की राजनीतिक। बात में ही थोड़ा सा मैं भी कहना चाहूँगा, जो निम्न वर्ग और मध्य वर्ग की समाज की चर्चा की, तो वे तो समाज के उसी तबके के कवि थे। जी। किसान हो, मजदूर हो, श्रमिक हो, सब उनकी कविता के विषय बनते हैं। और दोनों की अनुभूतियों को जैसे उन्होंने स्वयं जीकर रचना में ढाला, जी। स्वयं जीते थे उस अनुभूति को पूरी तरह से। और शामिल, मैंने बार बार ये बात कही और इसे फिर मैं कहना चाहता हूँ कि वो शामिल होकर रचना करने वाले कवि थे, दूर से देखकर बयान करने वाले कवि नहीं थे। बिल्कुल। और उस छोटी छोटी कोमल अनुभूतियों को वे कविता में ले आते थे, जिससे उन्हें वे एक आम आदमी के कवि के रूप में जाने जाते हैं। एक कविता उनकी बहुत मशहूर है, बहुत दिनों के बाद। मैं कविता की पंक्तियां पढ़ूंगा। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, जी। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, और बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद। और भाषा देखिए, उन्होंने हमेशा ऐसे शब्दों का चयन किया जो जनता की समझ के अंदर होते बिल्कुल थे। सर। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना सौंदर्य से भर दिया उन्होंने, या शब्दाडंबर बिल्कुल ही उनकी रचनाओं में आप नहीं पाएंगे। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य विन्यास जिनसे प्रभावशाली बनती थी उनकी जो भी पंक्तियां होती थी, जो लिखते थे। डॉक्टर साहब, नागार्जुन की विशेषता व्यंग है। उनकी रचनाओं की व्यंग्यात्मकता के बारे में कुछ बातें स्पष्ट कीजिए। हाँ, जो ये बात रह गई थी पहले हम लोग को करनी चाहिए थी कि मैं जो पाता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ साल तो मैंने उनको देखा है लगातार अपने ननिहाल में अपनी शिक्षा के दौरान। तो उनका यही था बाकी कवियों से अलग जो उनकी शैली थी कि वो बहुत ही गंभीर बातें भी इतने मजाकिया लहजे में कह देते थे जो कि दूसरे कवियों से संभव नहीं था। तो मैं इसके बारे में अगर कुछ मेरे पास होता अभी तो मैं आपको पढ़ के सुनाता कि कैसे वो। और जो सबसे बड़ी बात थी कि हम चूँकि चर्चा कर रहे हैं कि जन कवि के रूप में नागार्जुन कैसे थे, तो देखिए उनके समकालीन चाहे पिछले कवि हों या बाद वाले हों, सभी ने ये चाहा कि सत्ता उनके साथ हो, उनको सत्ता का सहयोग मिले, कुछ उनको सुख मिले। पर नागार्जुन ऐसे थे जिन्होंने सबका त्याग किया। वो खड़े होकर जब नेहरू से उनका विरोध हुआ तो उन्होंने आवाज़ उठाई, इंदिरा गांधी तक के खिलाफ उन्होंने कविताएं लिखी। और वो मार्क्सवादी थे, चाइना और रूस के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही चाइना ने युद्ध किया हमारे साथ 1962 में, उन्होंने मार्क्सवादी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, लाल कार्ड उन्होंने छोड़ दिया। और लेकिन ये सब इस तरीके से करते थे कि आपको पता नहीं चलेगा। उनकी जो व्यंग्योक्तियाँ होती थी ना, इतने व्यंग से कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता था और वो घात भी कर जाते थे, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो या किसी के बारे में कह रहे हो। तो ये बात तो थी। तो जी, मैं भी कुछ हाँ, क्योंकि व्यंग्य दो चीज कविता की खासियत है उनकी। व्यंग्य जैसा मैंने पहले भी कहा था, व्यंग्य है और विद्रोह है जी। तो व्यंग्य उन्होंने उनका, और विद्रोह मैंने कहा प्रतिपक्ष के कवि का है। तो व्यंग्य, पूरी कविता व्यंग्य में चलती है। तमाम कविताएं हैं जो शासन व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था इस जिम्मेदार है। अगर समाज में गरीबी है, भुखमरी है, परेशानी है, बदहाली है, तो इसकी जिम्मेदारी तो व्यवस्था की है। तो व्यवस्था, और व्यवस्था के साथ सांठ-गांठ रखने वाले पूंजीपति और अमीरों की है। तो उनका पक्ष निर्धारित है। देखो ये बिल्कुल निश्चित होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी रचनाकार का पक्ष निर्धारित हो। गोलमोल और ढुलमुल भाषा में बात करना ठीक नहीं। नागार्जुन अपने पक्ष को स्थापित करके चलने वाले कवि हैं। हाँ। और तमाम कविताएं हैं उनकी, तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। हाँ। जो वाद, जो पक्ष उन्होंने चुना, कभी नहीं छोड़ा, वो अंत तक टिके रहे। अब बड़ी मशहूर कविता है, कुत्तों ने भी कुत्ते पाले। हाँ। बताइए, अब ये कविता आगे सुनिए या ना सुनिए, जी, शीर्षक से ही पता लग गया कि कुत्तों ने भी कुत्ते पाले। और तमाम कविता आप इसमें गिना सकते हैं।
मेरे ख्याल से कई सौ अगर हम कविताएं इस पे होंगी। चर्चा करने बैठे हैं तो कई दिन की जरूरत है चर्चा करने की। प्रेत कुछ का मिनटों बयान में। कविता है उनकी, बड़ी हाँ जी, मशहूर बिल्कुल कविता, सही। प्रेम का बयान, देवी लिबर्टी, देवी लिबर्टी, अब तक छिपे हुए हैं उनके दांत, जी। बड़ी मशहूर कविता है, 3 बंदर बापू की। कैसे उनका चरित्र बदल गया है इस आज की समाज व्यवस्था वो में। में। डॉलर पे डॉलर उन्होंने पे कविता- संस्कृत में कविता लिखी। हाँ। डॉलराम मतलब डॉलर पे ही उन्होंने लिख दिया। पूरी- प्लास्टिक की लता, हाँ। जब आज हम प्लास्टिक के इतने विरोध में हैं कि समाज के लिए अच्छा नहीं है, और वो 1937 उस जमाने में 38 में लिख रहे लिखते थे प्लास्टिक की लता, उस पर व्यंग कर रहे थे। ठीक है ना। तमाम कविता है, और मगर उनकी वो ये कविता है कि लाल लाल क्या है। हाँ। तो उन्होंने किसी देश को नहीं छोड़ा। जिस तरह की व्यवस्था थी और जो सुशासन या कुशासन था किसी भी देश में किसी भी वाद के साथ, उसको भी नहीं छोड़ा। तो वो कहते हैं रूस की देह लाल, अमेरिका की नाक लाल, और चीन का हृदय लाल। तो सब पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो जनता की भावनाएं थी, इस देश की हो या दूसरे देश की, उस सबको जोड़ के वो ऐसा समेट के बोलते थे लोगों की भाषा में कि असर करती थी उनकी भाषा, जो भी कहते थे असरदार होती थी। बिल्कुल सही तो बोला। पूरी कविता का परिदृश्य ही व्यंग्य से निर्मित होता है। जी। और इसमें बात ये होती है कि देखिए एक बात रह जाती है कि कविता का उद्देश्य ही होता है कि हम जो जनमानस है उसके भाव को छुएं, मन तक ज्वलित पहुंचे। करें। वरना आप उपन्यास लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, जी, जी। लेकिन कविता में ये है कि भाषा के परे जो अभिव्यक्ति है, जो भावना है, जो हमारी अनुभूतियां हैं, उसको छुए। तो और व्यंग्य और लयात्मकता, ये 2 चीजें मनुष्य के बहुत ही करीब हैं, बहुत जरूरी, और हाँ। इसलिए उन्होंने इन दोनों को पकड़ा, जी। लयात्मकता और व्यंग्य को अपनी कविताओं में। नागार्जुन की गद्य में भी बहुत सारी उन्होंने रचनाएं की हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, उन्होंने बहुत सारे देखिए उपन्यास भी, मैंने पहले ही कहा कि इतना ही सशक्त था, तो मुझे जहाँ तक याद है कि 12 उपन्यास हिंदी में लिखे उन्होंने, और मैथिली में सिर्फ 2 उपन्यास लिखे, कविताएं ज़्यादा उन्होंने लिखी। और उसमें भी देखेंगे सबसे ज़्यादा तो कविताओं में तो व्यंग्य उनके मिलता है, पर जब वो उपन्यास लिखते हैं तो उसमें थोड़े गंभीर से हो जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि कुछ प्रभाव पड़े, और जो अभिजात्य वर्ग है, जो जमींदार है, जो किसानों का, स्त्रियों का शोषण करता है, वो सहमे, डरे और विद्रोह हो। तो बलचन्मा में आप देखेंगे हाँ जी, बिल्कुल वो सही। एक तरह का है, फिर दुखमोचन में भी यही होता है, और वरुण के बेटे। तो उन्होंने अलग अलग, एक जो किशोर वय का यादव लड़का है और कैसे वो जमींदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, और हालांकि अंत में उसकी परिणति होती है, उसकी हत्या हो जाती है। तो उन्होंने हर वर्ग के लोगों को लिया। हमारे यहाँ मखान का कारोबार होता है, व्यवसाय होता है मिथिला में, और वो बहुत असंगठित थे। तो ये इसका विवरण उन्होंने वरुण के बेटे में आप देखेंगे कि उन माझियों की, मल्लाहों की, जो उनका जीवन, उनका संघर्ष है, उनको उन्होंने बांधा। और इसी के कारण आज तक मैं तो वहाँ रहता हूँ, देखता हूँ कि उन्होंने अपने व्यवसाय का जो है औद्योगिकरण नहीं किया, और विदेशी कंपनियां आती हैं कि हमें बताइए इसका राज क्या, कैसे बनाते हैं, पर आज तक उन्होंने नहीं खोला। उस जमाने में जो प्रेरित किया था नागार्जुन ने, वो जो संगठित हुए थे, आज भी उनका चल रहा है। तो यही सब दिखता है कि उनको चाहे गद्य हो या पद्य हो, हर जगह वही गद्य रचनाओं में उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं और नाटक भी लिखे हैं जी। और जो सबसे बड़ा मुझे लगता है बहुत, जिससे मुझे बहुत प्रभावित करती हैं चीजें, बाल साहित्य लिखा है। बच्चों ने, छोटे बच्चों के लिए प्रचुर मात्रा में, विशाल मात्रा में बाल साहित्य की रचना की है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम करके उनकी रचना है, और प्रेमचंद को लेकर रचना है, और भी तमाम कहानियाँ, प्रेरणाप्रद कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ, ये उन्होंने लिखे हैं। और देखिए, नागार्जुन जैसा रचनाकार जिसकी इतनी ख्याति हो, वो बाल साहित्य लिखे, बड़ी बात है। क्योंकि आमतौर पे जो साहित्यकार थोड़ी भी चर्चा मिल जाती है तो सोचता है कि बाल साहित्य लिखना उसके स्तर की बात नहीं, नीचे स्तर की बात समझता है। तो यह उनके व्यक्तित्व की विराटता थी, उनके व्यक्तित्व की विशालता थी कि वे छोटे बच्चों को और छोटे बच्चों की भाषा में रचना करते हैं। मैं ये बहुत बड़ा व्यक्तिगत अनुभव बताऊंगा, क्योंकि वो जब भी गांव आते थे तरौनी, तो किसी बड़े आदमी के घर नहीं जाते थे। हमारे यहाँ दालान होते थे उस वक्त, सिर्फ 2-3 लोगों के पास थे, जहाँ थोड़ी सी ज़मीन खाली है और दालान में चौकियाँ रखी हैं या दरिया बिछी हुई है, वहाँ लोग बैठे थे। वो सीधा नागार्जुन गांव आते ही रुक करते थे उन दालानों का, और बच्चों को जमा करके हम लोग भी आते थे, और अपनी कविताओं को, जैसे चनाजोर गरम है उनका, या बूढ़ बर है, बूढ़ा दूल्हा है, या विलाप का, तो उसको नाचते थे, बाउल जैसे नाचते हैं बंगाल के कवि जो है गायक, वो नाचने लगते थे, और दाढ़ी बड़ी हुई दाढ़ी, और हम लोगों को ताली बजा बजा के इतना
और वो असर जो मैं तो कहूँगा कि मेरे ऊपर तो है ही, और गांव के तमाम ऐसे बच्चे हैं गांव में इनके ऊपर असर आज भी दिखा सकता है कि वो जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं नागार्जुन की भाषा के बारे में कुछ पूछना चाहूँगी, उनकी भाषा किस प्रकार की थी? हाँ, जैसा कि हम लोगों ने दोनों ने चर्चा के बीच में कई बार चर्चा हुई, जन भाषा है। अगर एक शब्द में कि जन भाषा, आम आदमी की भाषा, एकदम सरल भाषा, पानी की तरह सरल भाषा, उन्हीं के बीच से शब्दों को लेकर के आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी हाँ। और आंचलिकता जो बात आई है, हम रेणु को तो कहते हैं कि रेणु श्रेय देते हैं उनको, वो थोड़े बाद में आए, पर नागार्जुन ही पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने आंचलिकता को उसके, क्योंकि शब्द प्रभावशाली होते हैं, उसको लिया था। जी डॉक्टर साहब, ये चर्चा काफ़ी सार्थक रही है और आज की परिचर्चा से हमें बहुत सी बातों का पता चला है। मैं यहाँ पे बैठे विद्वानों का आभार प्रकट करती हूँ जिनके कारण हमें नागार्जुन जी के बारे में बहुत सी बातें पता चली जिनके बारे में हम अभी भी अनजान थे। धन्यवाद।